आहिस्ते से हम इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स पे आ जाएंगे। ये बैकग्राउंड जब बनाना ज़रूरी है क्योंकि आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अभी तक नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो इसलिए आपके साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ। अब आते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी। अब एक्टिविटी यानी वो काम क्या करते हैं। इससे पहले टाइप्स ऑफ बिजनेस से फॉर्मुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो उनका लीगल स्टेटस क्या है, और अब हम देख रहे हैं एक्टिविटी यानी वो काम क्या करते हैं। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यानी ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स, बिजनेसेस की टाइप्स। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का काम क्या है, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है जी, और वहाँ से क्या करते हैं, मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट, वहाँ से नई प्रोडक्ट बनाते हैं। दस देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं जो उन्होंने ख़रीदी है। रॉ मटेरियल ख़रीदा, उसके ऊपर लेबर अप्लाई की, फैक्ट्री में इस्तेमाल किया, फैक्ट्री ने सपोर्ट की इन द प्रोडक्शन, और मैन्युफैक्चर करके उसने गुड्स बना दी। मैन्युफैक्चरिंग गुड विल देन सोल्ड टू द कस्टमर। तो वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर उस पर अप्लाई करते हैं और फैक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे जो बिजली का बिल और इस तरह मशीनें इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद यहाँ से गुड्स बनाते हैं टू सेल, ताकि वो बेच सके। अगर मैं कैनवुड की बात करूँ, मेरे सामने जो फर्नीचर पड़ा हुआ है ये इंटरवुड का है। अगर मैं इंटरवुड की बात करूँ, इंटरवुड वाले क्या करते हैं, लकड़ी खरीदेंगे, लोहा खरीदेंगे यानी आयरन रॉड्स खरीदेंगे, पोशिश खरीदेंगे, नेल्स खरीदेंगे। अब इन सारी चीज़ों को वापस में मिला के फिर फर्नीचर बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इन्हें रॉ मटेरियल ख़रीदा, मैन्युफैक्चरिंग लेबर की मदद से और फैक्ट्री की मदद से की, और गुड्स क्या बनाई, फर्नीचर बना के आगे सेल कर दिया जिस तरह का फर्नीचर चाहिए, ठीक है जी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, एप्पल इनकॉर्पोरेशन क्या करते हैं, वो सेल फोन बनाते हैं, लैपटॉप्स बनाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स और भी बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। एटलस होंडा बाइक्स भी बनाते हैं, गाड़ियाँ भी बनाते हैं। कैनवुड ये फर्नीचर भी बनाते हैं कैनवुड वाले, और अब तो ये टेप्स भी बनाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैनवुड का साउंड सिस्टम लगा होता है। मलिक साहब पूछ रहे हैं सर व्हाट्सएप ग्रुप ओनली एडमिन्स तो नंबर पर स्विच कर दें ताकि कुछ पूछना हो या प्रॉब्लम शेयर करनी हो तो इजीली एक्सेस किया जा सके। जी बेटा ठीक है, ओके ठीक है बेटा। मैन्युफैक्चरिंग की हमें समझ आ गई, रॉ मटेरियल खरीद के लेबर और फैक्ट्री की सहूलतें अप्लाई करके उसको एक नई प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो ये इनकी एक्टिविटी है, काम ये करते हैं। अगर मैं कुछ और कंपनीज का नाम लिखना चाहूँ, यहाँ पे एल रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, बेचते हैं, ठीक है जी। ओरिएंट, पाकिस्तान में एंग्रो है, एंग्रो, और बहुत सारी कंपनीज हैं जी, बेतहाशा कंपनीज हैं जो यहाँ पे लोकली बना के बेचते हैं। जैसे CTC है, कॉफ़ी टी एंड कंपनी है, OPTP पाकिस्तान में बना है, OPTP, ये बना के बेचते हैं। अब्दुल्ला भट्ट बेटा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रॉ मटेरियल बनाने वाले भी बिजनेस है। रॉ मटेरियल कौन बनाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बिजनेस की एग्जांपल लें, ये जो शुगर मिल्स होती हैं, शुगर मिल्स का काम क्या है, शुगर मिल्स शुगर केन में से उसका लिक्विड एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम मोलासिस कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। उस मोलासिस से यानी वो जो गन्ने का रस होता है, वहाँ से वो शुगर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये उनका कारोबार है, यानी गन्ने का रस निकाल के शुगर को प्रोड्यूस करना। अब उनके लिए जो शुगर है वो क्या है, प्रोडक्ट है, गन्ने के जो केन है, जो शुगर केन है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट्स निकाल के मैन्युफैक्चरिंग करके शुगर बनाई। लेकिन जैसे ही आप आगे CTC में जाएंगे, कॉफ़ी टी एंड कंपनी, या आप ग्लोरिया जीन्स में जाएंगे या स्टारबक में जाएंगे, तो वहाँ पे जो शुगर है वो क्या है, रॉ मटेरियल। लेकिन शुगर इंडस्ट्री के लिए, शुगर मिल के लिए शुगर क्या थी, आउटपुट थी, उसके लिए वो गुड्स थी, वो मैन्युफैक्चरिंग ही शुगर ही कर रहे हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या था, शुगर केन। अब इससे पहले चले जाएं, ये जो फार्मर है, फार्मर के लिए रॉ मटेरियल क्या है, फार्मर के लिए सीड्स हैं, वो सीड ज़मीन पे बीजता है, वो खुद लेबर अप्लाई करता है अपनी ट्रैक्टर से, उसके ऊपर वो काश्तकारी करता है और उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की यूरिया खाद डालता है और उसके ऊपर पानी ऐड करता है। ये सारे उसके रॉ मटेरियल्स हैं। वो मटेरियल्स ऐड करने के बाद वहाँ से क्रॉप बिल्ड करता है, क्रॉप प्रोड्यूस करता है, उसको काटता है। अब उसके लिए शुगर केन क्या है, उसके लिए तो फिनिश गुड है,
उसके लिए तो गुड्स है, उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उसका फार्मिंग उसका काम है। तो गन्ना फार्मर के लिए गुड्स हैं, यानी उसने बना के बेची। वो गन्ना शुगर मिल के लिए, वो जो शुगर केन है, मिल के लिए वो रॉ मटेरियल है। मिल के लिए चीनी जो है वो आउटपुट है, यानी वो प्रोड्यूस आइटम है। लेकिन आगे जितने भी लोग शुगर को यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे बेकरी है, बेकरी के लिए शुगर क्या है? रॉ मटेरियल। बेकरी के लिए उसकी आउटपुट क्या है? केक। अब मेरी बात समझे? तो हर बिजनेस में जो उसके अपने रॉ मटेरियल वो दूसरे मुख्तलिफ होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक रॉ मटेरियल दूसरे बिजनेस के लिए भी रॉ मटेरियल हो। ओके जी, उसके बाद आते हैं जी सर्विस प्रोवाइडर्स में। दूसरे टाइप ऑफ बिजनेस यानी एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की 3 टाइप्स हैं। पहली है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी टाइप क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर अब ये गुड्स तो नहीं बेचते, इनके पास कोई गुड्स होती नहीं बेचने के लिए, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफर करते हैं। ठीक है, मैंने ये कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं जी। सर्विस बिजनेसेस का काम क्या है? सर्विस बिजनेस प्रोवाइड इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स। इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। सर्विस टाइप फर्म्स प्रोफेशनल स्किल्स बेचते हैं, एक्सपर्टीज बेचते हैं, एडवाइजेस देते हैं, अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। आप कभी भी ऑडिट फर्म, आईटी फर्म, लॉ फर्म, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इनकी जो प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो यही मिलेंगी। फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, ऑडिट सर्विसेज देते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप किसी सलून की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वो कहेंगे जी मेडिक्योर, पेडिक्योर, हेयर। अब आजकल वो कैरेटिन ट्रीटमेंट चल रहे हैं, ये लड़कियां अच्छी तरह समझती होंगी। रिपेयर शॉप, वो रिपेयर की डिफरेंट किस्म की सर्विसेज ऑफर करते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आई.कॉम, बी.कॉम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, ICS, CA, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, बैंक्स, अकाउंटिंग फर्म्स, ये जितने भी लोग हैं प्रोडक्ट्स तो बेच ही नहीं रहे, ये क्या बेच रहे हैं? सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे बिजनेसेस अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो सर्विसेज क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? जिसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द सर्विस नहीं होती। आप कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, पैसा देते हैं। जैसे आप बच्चे आज हमसे पढ़े तो आपने डेफिनेटली CFE को फीस पे की होगी, तो पैसा अदा करके CFE आपको क्या ऑफर कर रहा है? सर्विसेज ऑफर कर रहा है। जब आप हेयर कटिंग कराने जाते हैं तो सलून, आप पैसे देते हैं, वो आपको सर्विसेज ऑफर करते हैं। ठीक है, तो दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस क्या हो गया? सर्विसेज। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, हमारे पेपर का 90% इसी पे बेस करेगा। ट्रेडिंग बिजनेस। हमारा पेपर तकरीबन बेटा 90% ट्रेडिंग बिजनेस में, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात नहीं करें, हमारे कोर्स में नहीं है। FR1 में जब हम पढ़ेंगे तब हम मैन्युफैक्चरिंग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कहता है दिस टाइप ऑफ बिजनेस बाय प्रोडक्ट्स, चीज़ों को खरीदते हैं एट होलसेल प्राइस एंड सेल द सेम एट द रिटेल प्राइस। फॉर एग्जांपल 10 की खरीदी, 12 की बेच दी। तो ये ट्रेडिंग, खरीदना और बेचना। हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का 90% कोर्स ट्रेडिंग पे है, बाकी 7% के करीब सर्विसेज पे है। शायद 3% के करीब हम इसको तस्करा कर रहे होंगे, जो कि नेग्लिजिबल है डेफिनेशन की हद तक। ठीक है, 90% में ट्रेडिंग की बात करें, बाय और सेल, बेच दे, सब बिकता है। OLX, बेच दे, पुराना जाएगा तो नया आएगा। तो ट्रेडिंग बिजनेस में ये होता है कि पुराना बेचें ताकि नया खरीदा जाए। कहते दे मेक प्रॉफिट, कारोबार में प्रॉफिट कमाते हैं। सेलिंग दी प्रोडक्ट्स एज ए प्राइस हायर देन देयर कॉस्ट, जितने खरीदे उससे ज़्यादा महंगी बेचते हैं। ग्रोसरी स्टोर्स आ गए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ गए, मेडिकल स्टोर्स आ गए, वेजिटेबल शॉप्स आ गई, बेतहाशा एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं। अब मर्चेंटाइजिंग बिजनेस, इसको मर्चेंटाइजिंग बिजनेस भी कहते हैं। सेल्स अ प्रोडक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है, शेप है, उसको चेंज किए बगैर बेच देते हैं, तो इसको ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, इसको मर्चेंटाइजिंग भी कहते हैं। ये ऐसा नहीं करते कि रॉ मटेरियल खरीदें, उसको एक नई प्रोडक्ट में तब्दील करें और फिर बेचें, ऐसा नहीं है। जैसे खरीदते हैं एज इट इज़ ही बेच देते हैं, सिर्फ पैकिंग ऐड करते हैं बस। ठीक है जी, तो 3 तरह के हमारे बिजनेसेस हो गए।
नंबर 1 हमारे पास एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नंबर 2 सर्विसेज एंड नंबर 3 ट्रेडिंग। तो 3 तरह के बिजनेसेस। अगर मैं आज के सेशन को समराइज करूं, अभी हम अकाउंटिंग पर मूव नहीं किए, कल इंशाल्लाह हम अकाउंटिंग में प्रॉपर्ली मूव करेंगे। अगर मैं सेशन की समरी लिखूं, हमने आज के सेशन से क्या सीखा, अगर इसकी लर्निंग की समरी देखें तो हमने कुछ चीज़ें सीखी। जैसे हमने अकाउंटिंग का सीखा, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है जी, अगर सादा से जुबान में देखी जाए, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना। फिर बताइए जी, क्लासिफाई करना। किरण बेटा, मर्चेंटाइजिंग का मतलब ये है जो गुड्स आपने ख़रीदी हैं एज इट इज़ आप बेच देते हैं, उसकी फॉर्म को बदलना नहीं है, उसकी शक्ल सूरत को नहीं बदलना। जैसे मैंने लकड़ी ख़रीदी और उसको एज इट इज़ आगे बेच दिया, मर्चेंटाइजिंग। जैसे मैंने पेप्सी की बोतलें ख़रीदी, एज इट इज़ आगे बेच दी। जैसे मैंने मैग्नम आइसक्रीम ख़रीदी और एज इट इज़ बेच दी, ये मर्चेंटाइजिंग है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैंने लकड़ी ख़रीदी लेकिन उससे फर्नीचर बना के बेचा, अब मैंने उसकी शक्ल बदल दी। मैंने मैग्नम ख़रीदी तो सही वॉल से, लेकिन मैंने तवे पे उसको ओरियो के साथ मिक्स करके एक नई प्रोडक्ट बना के बेच दिया, जिसको तवा आइसक्रीम कहते हैं। तो ये मर्चेंडाइजिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा, क्योंकि उसकी ओरियो की और आपने मैग्नम की शक्ल तब्दील कर दी है, उसको तवा आइसक्रीम कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मर्चेंडाइजिंग का मतलब क्या है, एज इट इज सेम विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल फॉर्म और शेप। तो हमने बेटा सीखा अकाउंटिंग क्या होती है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन। करेंगे इंशाल्लाह हम ये सारा एक एक करके सीखेंगे। समराइजेशन एंड अभी हमने सीखी नहीं है अकाउंटिंग, एंड रिपोर्टिंग। ये है जी अकाउंटिंग किस चीज़ की, ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसकी, ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, महविश बेटा, जो फार्मर है जो अपनी वेजिटेबल खुद से ग्रो करता है, तो वो फार्मर और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन उसने साथ में रिटेल आउटलेट भी बनाई है और वो खुद भी बेच रहा है, तो इसका मतलब है ही इज मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर एट द सेम टाइम। बिल्कुल वैसे ही जैसे पेल वाले रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, दे आर मैन्युफैक्चरर, लेकिन इनकी अपनी रिटेल आउटलेट्स भी हैं, तो वो एट द सेम टाइम रिटेल भी कर रहे हैं। आप बच्चियाँ जैसे ब्रांड्स के कपड़े पहनती हैं, जैसे खाड़ी है, सफ़ायर है, दे आर मैन्युफैक्चरर। इनमें से जैसे सफ़ायर है, सफ़ायर अपना कपड़ा खुद बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है कपड़ा, तो मैं कपड़े का मैन्युफैक्चरर, फिर उसकी डिज़ाइनिंग खुद करता है, फिर उसकी स्टिचिंग खुद करता है, फिर सेल भी खुद करता है, तो दे आर मैन्युफैक्चरर एज वेल एज सेलर, ट्रेडर। वो बेसिकली डबल प्रॉफिट अपना कवर कर जाते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट भी कवर कर लिया, ट्रेडिंग का प्रॉफिट भी कवर कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, तो अकाउंटिंग क्या है बच्चों, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज एंड रिपोर्ट करना है। किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जहाँ जहाँ पे पैसा लगा, किसने लगाया, ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस। तो आप पूरे कारोबार की क्या बन गई हैं, पुप्पो बन गई हैं। लड़कियों माइंड ना कीजिएगा, तो आप पूरे कारोबार की पुप्पो बन गई हैं, जो कहती है हो हाय पैसे ज़ाया कर रहे हो, इधर आओ ज़रा, कहाँ खर्च कर रहे हो, इधर पैसे लगा दिए, बिला वजह पैसे ज़ाया कर रहे हो। या दादो माँ बन गई हैं, पैसों की कदर नहीं है। ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट भी बिजनेस की क्या होती है, वो पुप्पो या दादो होती हैं, जो आपको खर्च करने नहीं देती या आपके खर्चों का हिसाब किताब रखती हैं, क्योंकि बाद में समरी बनती है ना कि इस डिपार्टमेंट ने कितना खर्च किया, फिर उसकी रिपोर्टिंग होती है, मालिकों को बताते हैं कि इस डिपार्टमेंट ने इतना वैसा खर्च किया, अब आप इनका ज़रा ख्याल करें। ठीक है, जैसे वो घर में छोटे बहन भाई हैं, बड़े बहन भाई अब्बा के आने पे या चाचू के आने पे जो सख्त लोग होते हैं उनको शिकायत लगाते हैं कि देखो ये इन्होंने पैसे इस खिलौने पे ज़ाया कर दिए हैं, ये खाने पे ज़ाया कर दिए हैं,
तो वो जो शिकायतें जिनको लगाई जाती हैं, यहाँ पे मालिकों में शिकायत लगाते हैं या ओनर्स को बताते हैं, ओनर्स को रिपोर्ट करते हैं कि आपका पैसा यहाँ पे लगा। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना। तो आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, तो हमने डिफरेंट कवानीन के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक अकाउंटिंग करना सीखनी है। ठीक है जी। ट्रेडिंग बिजनेस में ब्रांडिंग करके प्रॉफिट कमाना, बेटा ब्रांडिंग तो एक मार्केटिंग एक्टिविटी होती है ना। आपने जैसे ECS है, एहसान चप्पल शॉप, जब तक एहसान चप्पल शॉप तक कोई जानता नहीं था, ECS हुआ तो सारे जानना शुरू हो गए। तो एहसान चप्पल शॉप यानी ECS, उसकी एडवर्टीजमेंट बनाना, उसकी मार्केटिंग करना, उसकी चीज़ों की वैल्यू कस्टमर के माइंड में, ये ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग मार्केटिंग का एक एलिमेंट है। तो ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग तो होता है बेचना, खरीदना एज इट इज़ और उसको बेच देना एज इट इज़। ठीक है। तो ट्रेडिंग और ब्रांडिंग समथिंग एल्स। ब्रांडिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ बनाना, उसकी एडवर्टीजमेंट करना, उसकी मार्केटिंग करना। जैसे आपकी फैमिली में एक चचा, एक मामू, एक ताया या एक भाई, वो बड़े मशहूर होते हैं, वो सबकी खिदमत करते हैं, सबको फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो उनकी तारीफ़ें होती हैं। जी बेटा हो तो ऐसा, बेटी हो तो ऐसी, जैसी फ़लाँ की बेटी है। वो उसके बच्चों को देखो तो उनके बच्चों की क्या हुई है? ब्रांडिंग हुई है। ठीक है। तो वो जो बिजनेसेस अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी ब्रांडिंग हो जाती है। लेकिन ब्रांडिंग इज़ नॉट अ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? खरीदना और बेच देना। अच्छा जी, हमने अकाउंटिंग सीखी है। अब आते हैं, अकाउंटिंग हमने करनी है किसी रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस कौन से हैं? यही बेटा आपकी प्रोफेशन की स्ट्रेंथ है कि आप जो रूल्स रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर दुनिया में पढ़े जाते हैं। रूल्स रेगुलेशंस में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को IAS कहते हैं। फिर कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये दो कवानीन हैं। कहते हैं इंटरनेशनल लॉस फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमने इन कवानीन के मुताबिक अकाउंटिंग करनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी हम रिकॉर्ड करेंगे इन दोनों के मुताबिक, हम समराइज करेंगे इन कवानीन के मुताबिक। कवानीन क्या है? हम लेटेस्ट स्टेजेस में पढ़ते रहेंगे। अभी कौन बनाता है? फॉर्मुलेटेड इन UK, इंग्लैंड में बनाए जाते हैं, UK में, बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग बोर्ड है, यानी वहाँ पे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो उस बोर्ड का हिस्सा हैं। वहाँ पे कानून बनता है, उस कानून को पूरी दुनिया में जिन जिन मुल्कों ने अडॉप्ट किया होता है वो उसके ऊपर अपनी राय देते हैं और उसके बाद वो कवानीन बन जाते हैं। इंटरनेशनल बोर्ड क्या करता है? ये एक ड्राफ्ट बनाता है, ड्राफ्ट ऑफ लॉज। अकाउंटिंग के कवानीन का ड्राफ्ट बनाता है, ये करता है सेंड करता है, सेंड फॉर रिव्यू टू ऑल the countries following or member of IFAC। अब ये नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका बस कैसे समझ लें। IFAC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये इंटरनेशनल फेडरेशन है। जो लोग भी इसके मेंबर हैं, जैसे आपका ICAP, इंक्लूडिंग ICAP, मैं साथ में लिख देता हूँ, इंक्लूडिंग ICAP। ICAP के अपने कोई अकाउंटिंग कवानीन नहीं है। आपका जो ICAP है जिसके साथ आप रजिस्टर्ड है, ये इस IFAC का मेंबर है, ये इस अकाउंटिंग बोर्ड का मेंबर है। इनकी मुशावरत से कवानीन बनते हैं। कवानीन बनने के बाद इनके पास आते हैं रिव्यू के लिए, क्या ये कवानीन आपकी कंट्री में अप्लाई हो सकते हैं, आप इसके ऊपर अपना फीडबैक दें। हम फिर यहाँ पे हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारा जो ICAP का बोर्ड है, वो अपने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस पर राय लेके इनको अपना फीडबैक देते हैं। उस तनाज़ुर में फिर कवानीन बनते हैं। जब कवानीन बन जाते हैं सारी दुनिया से राय आने के बाद, फिर वो पूरी दुनिया पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है। जब वो पूरी दुनिया पे एप्लीकेबल हो जाते हैं
तो फिर हम उसको पढ़ाना शुरू करते हैं, हम पढ़ाना शुरू करते हैं, आप पढ़ना शुरू करते हैं। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं और आप आगे जॉब में जाकर उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी फॉर्मुलेशन क्या है, इसीलिए बेटा आपके प्रोफेशन की चार्टर्ड अकाउंटेंसी की दुनिया में वैल्यू इसलिए आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अकाउंटिंग पढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आईकैप ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को का हिस्सा है, ये उस लॉ मेकिंग का हिस्सा है, ये उसको अडॉप्ट कर चुके हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो हमने वही कवानीन पढ़ने हैं जो इंग्लैंड में पढ़े जा रहे हैं, वही अकाउंटिंग पढ़ेंगे जो इंग्लैंड में पढ़ी जा रही है। तो जितनी हमने आज तक की स्टडी की है पिछले 12 साल, अगर आप इंटरमीडिएट करके आए होंगे और ए मॉड्यूल भी आपने AFC भी पढ़ लिया है, आज पहली दफ़ा आप इंटरनेशनल स्टडी की तरफ जा रहे हैं। यानी जो अकाउंटिंग आप यहाँ पे इस क्लास में पढ़ेंगे वही अकाउंटिंग इंडिया में बैठ के बच्चा पढ़ रहा है, वही अकाउंटिंग वही कवानीन बांग्लादेश में पढ़े जा रहे हैं, श्रीलंका में पढ़े जा रहे हैं, वही कवानीन इंग्लैंड में आयरलैंड में पढ़े जा रहे हैं, वही मिडल ईस्ट में पढ़े जा रहे हैं। तो जो स्टडी अब आप कर रहे हैं यहाँ पे, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ें, सारी दुनिया में यही सब्जेक्ट्स पढ़े जा रहे हैं। इसीलिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ में एक्सेप्टेंस है कि आपको वो कवानीन आते हैं जिसके मुताबिक हर कंपनी अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख रही होती है। तो ये आपका कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है। तो हम इसको इंशाल्लाह इसी तरह से सीखेंगे, इसी तरह अपनी एक्सपर्टीज़ बनाएंगे। जो जितना ज़्यादा अच्छा एक्सपर्ट होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट समझा जाएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, रिपोर्ट करना। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। किसके मुताबिक? रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक जो IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में गिवन है। ठीक है जी, आज हमने ये सीखा। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छा उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन देखी। ऑर्गेनाइजेशंस बाय फॉर्मुलेशन यानी लॉ, उसके बाद क्या है? बाय एक्टिविटी। बाय एक्टिविटी हमने दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन देखी। बाय फॉर्मुलेशन में सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। ठीक है जी। फिर बाय एक्टिविटी में हमने 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस देखी सीखी, जिसमें ट्रेडर है जो खरीदते हैं और बेचते हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग है एंड सर्विसेज। ये 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये 3 कह लें, कान इधर से पकड़ लें या 3 कह लें, इनके लिए हमने अकाउंटिंग सीखनी है। जी मुस्तफ़ा ताहिर, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ में आसानी से CA करने की वजह से जॉब्स मिल जाती हैं, क्योंकि आप भी वही हुनर रखते हैं जो वहाँ के लोकल लोग हुनर रखते हैं। हाँ, आपको पैसे कम देते हैं, इसलिए आप उनको सूट करते हैं। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी। फिर हमने पढ़ा, हमने एग्जामिनर को सीखने की कोशिश की, एग्जामिनर्स अंडरस्टैंडिंग की। एग्जामिनर की अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये मैं आपको वक्तन ब वक्तन बताता रहूँगा, आपने इस चीज़ के ऊपर अपना यकीन बना लेना। एग्जामिनर की अंडरस्टैंडिंग क्या है? एग्जामिनर क्या कहता है? वो आपसे एक्सपेक्ट करता है, वो अटेनेबल मार्क्स की बात करता है, अटेनेबल मार्क्स इन ईच क्वेश्चन। वो आपको एडवाइस करता है कि हर क्वेश्चन में जो अटेनेबल मार्क्स हैं वो ज़रूर लें। तो हमने हर सवाल में से अटेनेबल मार्क्स लेने। वो हमें कहता है कि 100% मार्क्स लेना इज़ अ चैलेंज। तो हम चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर नहीं भी ले सके तो हमें परेशान नहीं होना। हम आदी हैं 100% सवाल करने के, 90% मार्क्स लेने की आती हैं। लेकिन यहाँ पे तो 100% मार्क्स आते हैं। वो खुद कह रहा है कभी 90 मार्क्स पे सर्टिफिकेट मेरिट आया, कभी 97 मार्क्स पे सर्टिफिकेट, 100 मार्क्स पे वो कहते ही नहीं कि सर्टिफिकेट मेरिट आया। 100 मार्क्स पे किसी के भी नहीं आ रहे। तो अटेनेबल मार्क्स इन क्वेश्चन वो आपने स्कोर करने हैं, ये हमने सीखा है। यानी हर सवाल में आसान नंबर जो है उसको हमने स्कोर करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने एग्जाम टेक्निक्स पे बात करनी है। वो नॉलेज पे नहीं कहता, उसने पूरे पेपर में कहीं नहीं कहा कि बच्चों के पास नॉलेज नहीं है। कहते एग्जाम टेक्निक्स होती है, जो फेल हुए हैं ना वो भी पास हो सकते हैं। तो हमने एग्जाम टेक्निक्स पे बात करनी है। तो जो मैं एग्जाम टेक्निक्स बताता रहूँगा, आप इंशाल्लाह उसको फॉलो करते रहेंगे, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर वो क्या बात करता है? कोर्स कवरेज की बात करता है। तो ये हम इंशाल्लाह 100% करेंगे।
हमने छोड़ना ही कुछ नहीं है। वो कहता है बच्चे कुछ टॉपिक्स छोड़ के चले जाते हैं जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। वो फिर क्या बात कहता है, कहता है नॉट ओनली पास्ट पेपर्स बेस्ड प्रेपरेशन। कहता है आपने सिर्फ पास पेपर की बेस पे प्रेपरेशन नहीं करनी कि पिछले सारे पास पेपर्स कर लिए मैंने तो मेरा पेपर तैयार हो गया। कहता है ऐसा नहीं है, जहाँ पे मैं वेरिएशन देख आऊँगा जो मैंने पहले कभी टेस्ट नहीं किया मैं वो भी टेस्ट करता हूँ। तो आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, सिर्फ पास पेपर्स की बेस पे स्टडी नहीं करनी, ठीक है। फिर वो कहता है टाइम मैनेजमेंट में बच्चों को प्रॉब्लम आता है, ये भी हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे मैनेजमेंट के बारे में। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पेपर में टाइम मैनेज करना आना चाहिए, ये हमने आज सीखा। हमारे से सीनियर्स बच्चों ने जो गलतियाँ की हैं। फिर वो कहता है प्रैक्टिस, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, कॉन्सेप्ट आता है प्रैक्टिस नहीं करते। कॉन्सेप्ट में इसने कहीं नहीं कहा कि बच्चों को नहीं आता, कॉन्सेप्ट सबको आ जाता है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। तो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप प्रैक्टिस करें। फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। वो इंशाल्लाह हम आपको हर सवाल की हर चैप्टर की प्रेजेंटेशन सिखाएंगे। हमने ये सीखा हमारे पेपर में हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, हमारा पेपर देखने में अच्छा लग रहा हो। देखिए मैंने पूरा पेपर ब्लैक बॉल पेन से लिखा आज पूरा लेक्चर, तो सिर्फ ये सादी सी बात लिखी हुई है, क्या प्रेजेंटेबल नहीं है? बिल्कुल प्रेजेंटेबल है। आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। जैसे आप अपनी क्लास में देखिए, अपनी फैमिली में देखिए, कुछ फैमिली मेम्बर कुछ फ्रेंड्स आपको गुफ्तगू करते हुए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। इसी तरह ये जो रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये एग्जामिनर को उस बच्चे की आंसर कॉपी अच्छी लगती है जिसने अपने आंसर को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि मेरे साथ अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन से बात करें, आप मेरी अंडरस्टैंडिंग का ख्याल करें कि मुझे आपका लिखा हुआ समझ आए, मुझे लिखा हुआ अच्छा लगे, फिर मैं आपके मार्क्स का ख्याल करूँगा, ठीक है जी। फिर हमने सीखा बेटा मार्किंग स्कीम के बारे में। हमारे पेपर में हर पॉइंट के मार्क्स हैं। हमारा पेपर हर एक पॉइंट बेशक सही किया या गलत किया, अगर सही किया जितने पॉइंट ठीक किए उसके मार्क्स मिलेंगे। हुज़ैफा खान बेटा अच्छी बात होती है कि आप अपने ब्रीफ नोट्स खुद से प्रिपेयर करें। हर बच्चे के नोट्स दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होते हैं। मैं एज ए स्टूडेंट अगर बात करूं तो मैं जब लेक्चर अटेंड करता हूं तो मुझे जो उसमें इंपॉर्टेंट बात लगती है वो होती है जो मेरे लिए नहीं है, न्यू है, जो मुझे आसानी से समझ आ जाए, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो जो मुझे आसानी से नहीं समझ आए, जिसमें कोई टेक्निकल बात थी। तो आप अपने की पॉइंट्स खुद बनाइए, अपने लर्निंग आउटकम्स खुद बनाइए, हमने आज के लेक्चर से क्या सीखा जो ज़िंदगी में अप्लाई हो सके। तो इंशाल्लाह ये बड़ा रिच सब्जेक्ट है, हम इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे। तो आप अपने लर्निंग आउटकम्स लिखिए, अपने ब्रीफ नोट्स बनाइए। सारा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास आपके मोबाइल में हमेशा अवेलेबल रहेगा। जब तक आपके एग्जाम्स आपके मोबाइल में हर लेक्चर अवेलेबल रहेगा। जब भी रिवीजन करनी है आप डायरेक्टली इन नोट्स से डेट वाइज अवेलेबल होंगे, टॉपिक वाइज अवेलेबल होंगे, आप आसानी से यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, हमें मार्किंग स्कीम का पता चला। हमने फिर मॉडल पेपर देखा, वो भी इंशाल्लाह मैं गूगल क्लासरूम में आज रख दूंगा अभी क्लास के बाद। मॉडल पेपर के बाद हमें पता चला पेपर एनालिसिस, पेपर का एनालिसिस, ठीक है जी। फिर हमने देखा कि हमने स्टडी कंटेंट क्या यूज़ करना है। उसमें मैंने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया। मैं आपको अपनी बुक दूंगा जिसमें मैंने सारा कुछ कंपाइल किया हुआ है, मैंने लिखा कम है उसमें, ज़्यादा कंपाइल किया हुआ, डिफरेंट जगहों से उठा के उसमें लिखा हुआ है। बुक मिलेगी आपको, असाइनमेंट्स मिलेंगी आपको, नोट्स मिलेंगे आपको, टेस्ट मिलेंगे आपको, MCQs टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। तो ये हमारा सीखने का अमल होगा। एडवाइजेस क्या सीखी हमने? एडवाइजेस नंबर 1 पंक्चुअलिटी, छुट्टी नॉट अलाउड, पंक्चुअलिटी। होमवर्क आपने लास्ट में करना है। क्वेश्चन पूछने की डिटर्मिनेशन पैदा करें, क्वेश्चंस इन द क्लास,
आज का कोई होमवर्क नहीं, क्वेश्चंस आपने इन द क्लास अपने जो वीएंस को प्लान करना है, अपने टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। ये स्टूडेंट एटीट्यूड है, ये मुझे आपसे चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारे इस क्लास में ज़्यादातर बच्चे पास हो जाएंगे। टीचर की एडवाइजेस को अमल करना है। जब आप एडवाइजेस को अमल नहीं करते तो फिर सफ़र करते हैं। तो बिलीव करें, आपके जो भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, दे हैव वेरी गुड ग्रिप ऑन योर सब्जेक्ट एंड दे विल बी द रीज़न टू पास योर पेपर। ठीक है जी, सी यू टुमारो।